नमस्कार, मैं निकिता पाठक और आज हमारे चैनल लॉ मेडी में मैं लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू। आज हमारे साथ जुड़े हैं श्वेतांग गोयल जी, जो कि प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। आइए हम उनसे बात करके उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। सर प्लीज आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं कॉलेज मैंने स्टार्ट किया था 2018 में, जब मैंने लॉ में एडमिशन लिया था। तो 5 साल 2023 में कंप्लीट हुआ था। तो कॉलेज के दिनों से ही मैंने प्रैक्टिसिंग स्टार्ट कर दी थी। प्रैक्टिसिंग तो नहीं बोल सकते क्योंकि उस टाइम हम जा नहीं सकते कोर्ट में, पर इंटर्नशिप मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो मैं उस टाइम से कर रहा हूँ। तो मुझे ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो चुका है, मतलब 4 साल अराउंड मेरे पास एक्सपीरियंस है 4 साल का। तो फिर ओके सर, आपका बेसिकली कॉलेज कौन सा था? ग्राफिक-एरा हिल यूनिवर्सिटी। सर जब आप स्टडी कर रहे थे लॉ हाँ की, जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आपको उस टाइम पे ऐसा फील हुआ कि शायद मैंने लॉ चूज करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी? क्योंकि सभी कहते हैं कि लॉ की पढ़ाई काफी ज्यादा टफ होती है। टफ तो नहीं होती, लेंदी होती है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा। मतलब पढ़ना पड़ता है काफ़ी, मतलब नए नए जजमेंट्स आते हैं तो वो पढ़ने पड़ते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई ज़्यादा होती है। टेक्निकल इतनी नहीं होती, टफ इतनी नहीं होती। खैर टफ नहीं होती बिल्कुल भी, ये हम कह सकते हैं। सर तो इतने सारे जो सेक्शंस होते हैं, आर्टिकल्स हाँ होते वही हैं, मैंने वो बताया, वो लेंदी है बहुत, मतलब लंबी पढ़ाई है बहुत ज़्यादा। टफ नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं बहुत लंबी है। कोई मतलब पढ़ भी नहीं सकता लॉ, अगर पढ़ना भी चाहे। मतलब कोई बोले मैं लॉ का बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, हमेशा आपने सुना होगा प्रैक्टिसिंग, कभी ये नहीं होता कि परफेक्शन है। तो यहाँ पे मतलब हमेशा ऐसा होता है कि कोई परफेक्ट नहीं होता। हमेशा हम रोज पढ़ते हैं, मतलब हम रोज सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरे बने हुए हैं, ऐसा कभी भी नहीं बोल सकते। हम हमेशा अधूरे हैं, हमेशा लॉ के फील्ड में। सर बेसिकली लोग या तो फिर मेडिकल फील्ड में जाते हैं, बीकॉम बीटेक, ये तो लॉ आपका मेन स्ट्रीम में पहले से फैमिली बैकग्राउंड लॉ का रहा है या फिर आप हाँ वही फैमिली बैकग्राउंड, उस वजह से मुझे लॉ में आना पड़ा। लॉ में वरना तो मतलब मजबूरी में आया? हाँ, मतलब पहले से ही फिक्स था ना वो, तो इसलिए आना पड़ा, वरना तो कुछ और हो सकता था। अदर देन लॉ आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में था? अदर देन लॉ मतलब फील्ड ऑफ इंटरेस्ट तो मेरा और कोई था नहीं वैसे भी। तो मतलब लॉ ही करना था शुरू से। मतलब मजबूरी थी? हाँ मजबूरी कह सकते हैं। तो आप इतने साल से प्रैक्टिस में हैं, तो आपको कोई ऐसा केस लगा जो शायद आपको दहला दिया हो? क्योंकि कोर्ट से निकलने के बाद कभी कभी सेंसेस काम नहीं करते। हाँ हाँ बिल्कुल होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। एक केस ऐसा आया था कि वाइफ थी, तो वाइफ एडल्ट्री में थी और वाइफ ने केस डाल रखा था। मतलब जिनके साथ वो हस्बैंड के फ्रेंड के साथ एडल्ट्री में थी, और उसने केस डाल रखा था 125 CRPC का। तो मतलब तो ऐसा लगता है कि मतलब लड़कियां ऐसा भी कर रही हैं, मतलब वो गलत हो गए, खुद केस डाल रही है, खुद एडल्ट्री में थी फिर खुद ही केस डाल रही है। मतलब बहुत, मतलब उसमें कहानी भी जो थी, जो उसने 125 में कहानी बनाई थी, तो इस तरीके से थी कि खैर वो इतना मैटर नहीं करता वो कहानी, लेकिन उन्होंने डाल रखी थी कि मतलब हस्बैंड ने और दोस्त ने मिलके मतलब मेरे साथ मुझे शराब पिला दी और फिर गलत किया मेरे साथ, मतलब ऐसा कुछ था। तो मतलब मैंने बोला ओ माय गॉड जी। तो अभी आपको इतने अच्छे से फिर भी लोगों को जानने में थोड़ी प्रॉब्लम होती हाँ होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास जब आप प्रैक्टिसिंग के दौरान में अगर कोई केस आपके पास आया है, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये केस शायद सही है और ये विक्टिम है या गिल्टी है? आप कैसे उसको सबसे पहले तो हम मतलब ऐसा जजमेंट कभी करते ही नहीं, कभी भी हम किसी को जज नहीं करते। हमारे पास कोई क्लाइंट आया, हम सिर्फ देखते हैं कि इसको रिलीफ हम कैसे दिलाएं, वो हमारा काम है रिलीफ दिलाने का। तो फिर हम मतलब जज नहीं करते, कभी भी हमारा काम होता ही नहीं जज करने का कि तो ये मतलब सही गलत है। इंसान को भी हाँ रिलीफ बिल्कुल दिला दो? बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे पास आया है, हमारे कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें भी ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। कोई हमारे पास आ रहा है तो हम उसे डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं, अगर हम मतलब अगर हम बिलीव करते हैं कि ये गिल्टी है तो भी हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। ये हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है। बाहर मुझे निकाल सकता है इस काम के लिए अगर मैं किसी को डिनाई कर रहा हूँ। ओके, तो आपके घर में कौन कौन इस प्रोफेशन से है? भाई भी इसी प्रोफेशन में, बहन भी इसी प्रोफेशन में, फादर तो है ही। अच्छा, अगर कभी आप, तो खैर प्रैक्टिसिंग में है तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना कहीं क्लैश तो होती होगी, हाँ ऑब्वियस है। सर आप मैरिड नहीं है, ठीक है। इन केस अगर आप कल को शादी करते हैं और आपका मेन वैसे स्ट्रीम में फील्ड कौन सा इंटरेस्ट है? सिविल। सिविल में। सर अगर इन केस आपकी और आपके मिसेस की थोड़ी सी नोकझोंक हो गई, फाइट हो गई, बात डाइवोर्स तक चली गई, आप कैसे डील करेंगे उन चीजों से? आप खुद अपना केस लड़ लेंगे? नहीं वो तो अलाउड नहीं होता। खैर अभी मुझे किसी और एडवोकेट को अपॉइंट करना पड़ेगा। और आपको पता है वहां पे आपकी गलती है, बट फिर भी आपको जीतना है, तो आप क्या करेंगे सर?
क्योंकि अच्छा। आपको तो सारे लॉज पता है, हाँ जी, हाँ जी, आपकी वाइफ को तो नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कैसे डील करेंगे फिर? हरा देंगे अपनी वाइफ को? अब देखो ऐसा होता है कि डाइवोर्स का जहाँ तक बात है वो शुरुआत, मतलब पहले तो मैं शुरुआत ही नहीं होने दूंगा, पर अगर बात पहुंच जाती है और मतलब सेटलमेंट मतलब नहीं हो पाता है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता है हमारे बीच, तो फिर म्यूचुअल से मैं सोचूंगा, म्यूचुअल से हो। मैं तलाक वैसे डायरेक्ट मतलब दो तरीके से होता है तलाक, एक तो म्यूचुअल से हो जाएगा, दूसरा होगा कि मैं उसके ऊपर केस करूँ, या मुझे चाहिए डाइवोर्स तो मैं करूँगा केस, अगर उन्होंने obviously। केस कर दिया फिर? उन्होंने केस कर दिया, हाँ तो ठीक है, मैं तो डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब छोड़ने को तैयार है, हाँ, शादी जाए भाड़ में, पहले तो करियर है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब जब आप केस लड़ रहे हैं तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना तो बहुत ज्यादा नेसेसरी है। Correct। क्या किसी केस में आप ऐसे फंसे हैं कि कोई आपकी ऐसा स्टेटमेंट या फिर कुछ ऐसा आपने सुन लिया हो या बोल दिया हो जो आर्ग्यूमेंट का बहुत बड़ा रीजन बन गया हो? नहीं अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम कभी भी खड़े होते हैं तो फिर बहुत होमवर्क करके जाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। कोर्ट में मतलब लोगों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हम ऐसे कुछ भी करके, तो हम पहले बहुत ज़्यादा स्टडी करके, अगर जो नहीं होता हमसे तो हम एडजॉर्नमेंट दे देते हैं, हम डेट ले लेते हैं नेक्स्ट। यही कारण है कि इंडिया में, या मतलब हाँ इंडिया में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, क्योंकि लोग एडजॉर्नमेंट दे देते हैं, तैयार ही नहीं है तो हम एडजॉर्नमेंट दे देंगे। हम कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी का सवाल होता है किसी की। तो ओके, तो आपके लिए जैसे आप कोर्ट से बाहर निकले, हम्म, तो अगर आप किसी दूसरे एडवोकेट के कांटेक्ट में आए और आप लोगों का केस सेम है, जो ओपोनेंट है आपका, ओके ठीक तो है, आपको इन्फॉर्मेशन, राइवलरी मतलब हाँ जी, हाँ। तो उसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मतलब एडवोकेट मुझे मेरे अपोजिशन के मिल गए अगर जो, हाँ, तो मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा होता नहीं एक्चुअली, क्योंकि हमारा पर्सनल तो कोई ग्रज है नहीं। तो जब हम बाहर मिलते हैं तो फिर हम बहुत मतलब नॉर्मली मिलते हैं, हमें केस से कोई मतलब नहीं होता, मतलब सर, केस की आप बात भी समझे नहीं। नहीं। हाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब आप उनसे मिले, आप दोनों की आपस में अपने क्लाइंट्स को लेकर कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन ठीक, आपस में share शेयर हो हो गई, गई ठीक है, और ठीक, वो ठीक, चीज अगेंस्ट में यूज कर दी गई, अच्छा। तब आपका क्या है उस पे? आप अपना नहीं, पॉइंट नहीं। ऑफ व्यू क्या होता है कि आप शेयर ही नहीं करते या फिर? हाँ शेयर ही नहीं करते हम, तो ऐसी कोई पर्सनल अगर बात इन्फॉर्मेशन है जिससे हमारा केस खराब हो तो हम कभी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपको किसी एडवोकेट के थ्रू अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, तो क्या आप उसे यूज करेंगे बिल्कुल उसके करेंगे, against? अगर जो मिल गई तो क्यों नहीं तो करेंगे। फिर तो ये केस भी के लिए गलत है, देखा जाए तो हाँ तो लॉ के गलत हिसाब से तो गलत ये है, भी पर हम गलत तो है। अपने क्लाइंट को देखो प्रोटेक्ट करने के लिए हम करेंगे ही, वो हमारा काम है। उसे मिलती है तो वो भी करेगा ही, ऐसा नहीं है वो चुप बैठ जाएगा, क्योंकि उसे भी जिताना है अपने क्लाइंट को, और जितने हम क्लाइंट जिताएंगे उतना हमारा नाम बनेगा। तो हम तो कोई भी तिकड़म भिड़ा के करते हैं, उस काम को करना ही पड़ता है। ज्यादातर आपके पास केसेस कौन से ऐसे सामने आए हैं फिलहाल में, मतलब क्रिमिनल केस या डाइवोर्स केस? हाँ डाइवोर्स के मैंने काफी देखे हैं। डाइवोर्स के काफी देखे आपने, तो आपको कैसे पता चलता है कि हस्बैंड गिल्टी है या वाइफ गिल्टी है? ऐसा कुछ तो कभी नहीं पता चलता, यू नेवर नो इट कि कौन गिल्टी आपको है। कितना टाइम लग जाता है वो पूरा केस स्टडी करने में, स्टार्टिंग से लेके एंड तक? स्टडी करने में तो फाइल स्टडी करने में ज्यादा नहीं, 2-3 घंटे मैक्सिमम। बस 2-3 घंटे में हाँ, दूसरे की लाइफ के बारे में बिल्कुल, पूरा बिल्कुल, एबीसीडी बिल्कुल, पता चल हाँ, जाता है? correct। नहीं यार, बहुत टैलेंटेड होते हैं लॉयर्स तो। बिल्कुल 2-3 घंटा बहुत है हमारे लिए, क्योंकि अगर जो हम इतना टाइम एक केस में दे देंगे तो हमारा तो काम चल ही नहीं पाएगा, फिर एक ही केस में रह जाएंगे हम, दूसरे में जा ही नहीं पाएंगे। आपने कहा कि आपको ज्यादातर डाइवोर्स केसेस ज्यादा दिखे, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले आई गेस ज्यादा डाइवोर्स केसेस और ये सब ज्यादा नहीं था, अब के टाइम में जो इतना डाइवोर्स केस बढ़ चुका है, आपके लिए मेन रीजन क्या है वो? हाँ तो फिर इसका मेन रीजन क्या है कि समाज में बदलाव आते हैं धीरे धीरे। तो पहले क्या होता था, पहले महिलाओं की आवाज दबा दी जाती थी बहुत आसानी से। पहले महिलाएं इतनी एम्पावरमेंट नहीं थी, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं था बिल्कुल भी। तो होता क्या था, महिला के साथ अगर पुरुष प्रताड़ित कर रहा है महिला को, तो महिला कोर्ट में जाके कुछ कर नहीं सकती थी। अब आज के टाइम पे क्या हो रहा है, आज के टाइम पे ऐसा हो रहा है कि महिला काफी ज्यादा पढ़ लिख चुकी है, इंडिपेंडेंट बन चुकी है। तो आज के टाइम पे अगर जो वो तू भी बोल दे, मतलब कुछ भी बोल दे, तो वो कोर्ट में आ सकती है डायरेक्ट। मतलब वो अपने लिए आवाज उठाना सीख गई है आज के टाइम पे महिला, तो महिला उठ उठ के कोर्ट में आ रही है। तो आपका कहने का मतलब ये है बेफिजूल में भी आ जाता है? हाँ बिल्कुल आते हैं बेफिजूल में, जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज की संभावना है वो केसेस भी कोर्ट में आ जाते हैं। बल्कि वो काउंसलिंग करके वहीं पे सॉर्ट आउट हो सकता है मैटर। और होता क्या है कि जब एक केस डलता है तो फिर दूसरी पार्टी फिर केस डालती है, तो होता क्या है, दोनों आपस में वही है, ईगो क्लैश हो जाता है, उसकी वजह से ज्यादातर केसेस आते हैं। तो आपको क्या लगता है ईगो क्लैश वाला जो रीजन आप बता रहे हैं, ईगो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ईगो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन तो फिर तो ऐसा तो डाइवोर्स केस तो कहाँ पहुंच जाएंगे? मैं बताता हूँ। हाँ वही आपने बिल्कुल सही बात बोली। होता क्या है कि दोनों में से एक पार्टी
दोनों में से एक पार्टी चाहती है हमेशा डाइवोर्स, एक पार्टी, दोनों में से एक, इसलिए वो मैटर कोर्ट तक आता है। तो वहां पे ईगो दूसरे का हर्ट हो रहा है, मतलब जिसके खिलाफ हम केस डाल रहे हैं उसका ईगो हर्ट हो रहा है। इसका तो हो ही चुका है, बाद में वो उसका ईगो हर्ट कर रहा है। उसका ईगो हर्ट करने के लिए वो केस डाल रहा है, बल्कि उसे इससे मतलब नहीं है, उसे वो चाहता है कोर्ट में इसके चप्पल जूते घिसवाऊं। मेन गुस्सा मतलब इस बात का होता है। अगर कल के दिन आप, और जैसा आपने बताया आपके फादर हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी इस फील्ड में है, अगर आपकी बहन, भाई या फादर इस कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है और अपोजिशन पार्टी में वो है, तो क्या आप घर में जाके उस टॉपिक पे बात करना पसंद करेंगे? नहीं, तब तो हम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे बात करना उस टॉपिक पे। और अगर अपोजिशन पार्टी में है तो आप आर्ग्यूमेंट कैसे, मतलब वो तो काफी बड़े हैं आपसे, तो उनसे आर्ग्यूमेंट तो करा नहीं जा सकता ऑब्वियसली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे डील करेंगे उस चीज से फिर? वही है, अगर जो हमारे पास वैलिड पॉइंट है, हम बिल्कुल सही हैं, तो फिर तो मैं कर लेता हूँ आर्ग्यूमेंट। मतलब घर वालों के खिलाफ भी लड़ झगड़ के क्लाइंट हाँ पहले? हाँ 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 लॉ की पढ़ाई में इतने फायदे हैं कि घर वालों के अगेंस्ट भी चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे अपना राइट है, जहाँ पे बिल्कुल सही है हम, वहाँ पे जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी मुझे। डाइवोर्स केस में मोस्टली लव मैरिजेस, ऐसा सुनने में आया है कि लव मैरिजेस ज्यादा डाइवोर्स नहीं फाइल नहीं करते नहीं, हैं। अब अरेंज का हो गया है, लव मैरिजेस में नहीं होता इतना। अरेंज में हो जाता है अब, क्योंकि होता क्या है कि अरेंज में पता है क्या होता है, अरेंज में ना लड़की के सपोर्ट, मतलब लड़की को सपोर्ट मिलता है घर से, लव मैरिजेस में नहीं मिलता। लव मैरिज में तब डाइवोर्स होगा जब लड़की इंडिपेंडेंट है, वो अपनी चॉइस से डाइवोर्स लेगी, तब वो डाइवोर्स लेगी। लेकिन जो अरेंज मैरिजेस होती हैं उनमें क्या हो रहा है कि पत्नी है, पत्नी के पास पूरा सपोर्ट है, अब हल्का सा भी मतलब काम वाम करा दिया तो भी लोग आ जाते हैं कि जी हमारी लड़की से काम कैसे करा दिया, तो उस वजह से भी बहुत सारे डाइवोर्स हो जाते हैं। अरेंज मैरिजेस में ज़्यादा हो रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि होता क्या है अरेंज मैरिजेस में एक और चीज़ होती है, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, कंपेटिबिलिटी बिल्कुल भी, मतलब कैसे मैच होगी, कंपेटिबिलिटी बहुत इश्यूज आ जाते हैं। फिर मैच्योरिटी लेवल होता है अलग अलग होता है, फिर मेंटल लेवल भी दोनों का अलग अलग होता है। वो सारी चीज़ें जब मिसमैच हो जाती हैं तो फिर डाइवोर्स देखने को मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा। आप जब किसी केस में वर्क कर रहे होते हैं, आपका मेंटल लेवल क्या, मतलब इस लेवल तक कभी पहुंचा है कि बस अब छोड़ दो, अब नहीं करना है? नहीं नहीं, इस लेवल तक तो कभी नहीं पहुंचा। मतलब क्योंकि आप सारी चीजें सही से डील कर लेते हैं? हाँ जी, हमारा ऐसा रहता है ना कि हम ऐसा करते हैं, मतलब हमेशा हमें केस में बहुत ज़्यादा संयम और सहजता से देखना पड़ता है हर एक केस। अगर जो हमें ऐसे गुस्सा आने लग जाए तो फिर तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हर एक केस में ऐसा होता है कि मतलब हाइप हो जाता है काफ़ी ज़्यादा हर एक केस में। किसी केस के बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ब्रेक की बहुत जरूरत है, कि थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए, अब बहुत हो गया? हाँ कभी कभार हो जाता है, कभी कभार। कभी आपने ट्राई किया है ये ब्रेक लेना? हाँ। हाँ ब्रेक लिया है, बिल्कुल लिया है, ब्रेक लेना पड़ता है, नहीं तो फिर तो आदमी पागल हो जाएगा यहीं बैठा रहेगा तो। अगर कोई मेंटल इलनेस से सर्वाइव कर रहा है, अब आपको उसका केस मिल गया, तो ठीक है। आप उससे कैसे क्लियर करेंगे कि मतलब उसके साथ डील करना तो काफी मुश्किल हो जाएगा, बातें निकलवाना भी, और वो पता नहीं फिर कौन से टाइम पे क्या स्टेप ले ले, तो आप कैसे डील करेंगे? वही, एज एन एडवोकेट हमें ना थोड़ा साइकोलॉजिस्ट भी बनना पड़ता है, हम साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, तो फिर हमें मतलब मेडिकल भी पढ़ाई आपने मुफ्त में कर ली? हाँ, तो फिर हमें थोड़ा वैसे ही डील करना पड़ता है। तो फिर जो मतलब थोड़े वैसे होते हैं, उनका जो थोड़ा मेंटली इल होते हैं, उन्हें हम ट्रीटमेंट थोड़ा अलग से देते हैं। उनका ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि उनसे बहुत प्यार से बात करनी होती है, मतलब इतने प्यार से उन्हें ऐसा लगना होता है कि मतलब ये मेरे एकदम वो हैं, प्रिय हैं एकदम। उन्हें बिल्कुल ऐसा कुछ लगना नहीं चाहिए कि मेरे लिए थ्रेट है, क्योंकि पागल तब ज़्यादा वो करते हैं जब उन्हें थ्रेट लगता है अपने खिलाफ, कि मेरे खिलाफ कुछ थ्रेट हो रहा है, तो उन्हें बहुत प्यार से बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ता है। ये रहता है थोड़ा मेंटली लोगों के साथ। बहुत सा क्वेश्चन। ठीक है, बाकी थैंक यू बोल दूं? नहीं, जैसे आपने बोला कि मेरे तलाक के केसेस अब अरेंज मैरिज में ज्यादा है, लेकिन पहले तो अरेंज मैरिज ही होती थी, लेकिन पहले इतना तलाक नहीं उन्होंने होता दे दिया इसलिए रीजन, तो। आवाज दबाते थे, अब एम्पावरमेंट बढ़ गई है। पहले इतने दे कानून दिया। नहीं थे ना लड़कियों के लिए, वो वाला है। नहीं, कानून एक थे, क्वेश्चन, एक कानून और थे, क्वेश्चन, लेकिन स्टार्ट महिलाएं वो नहीं होती। तो सर ऐसा करना। सर रुकना, फिर 3 सेकंड और रुकना। हाँ जी। सर अभी जितने भी लॉज आए हैं वो बेसिकली गर्ल्स के फेवर में ज्यादा बेहतर है, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि लोग इस चीज का फायदा उठा लेते हैं? और जो लॉज है ये आपको किस हद तक लगता है कि ये यूथ पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा एज पर टू नॉर्मल पीपल्स?
इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल फेमिनिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। फेमिनिज्म का जो दौर आ रहा है वो आ रहा है हमारा पश्चिमीकरण से, जो वेस्टर्नाइजेशन हुआ है इस वजह से ये सब हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए महिलाएं आज की डेट में फेमिनिस्ट बन रही हैं और ये सब कर रही हैं। इंडिया के समाज में ये ज़रूरी भी था क्योंकि हमेशा से महिलाओं को काफ़ी दबाया गया है। ये एविडेंट है, हमारी हिस्ट्री में देखा गया है हमेशा से कि जैसे हम मनुस्मृति वगैरह भी देखेंगे तो इनमें भी काफ़ी ज़्यादा महिलाओं के लिए लिखा हुआ है जिसमें महिलाओं को दबाया गया है। तो यहाँ पे फेमिनिज्म की ज़रूरत थी, बिल्कुल थी, और वो लॉ आए हैं। तो ये है कि अब उसका मिसयूज़ भी हो ही रहा है। खैर कुछ लड़कियां हैं जो मिसयूज़ करती हैं, प्रॉपर मिसयूज़ करती है, तो वो चीज़ गलत है। लेकिन जहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है वहाँ तो ठीक है। खैर अब ये मिसयूज़ तो हो रहा है लॉ का, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। आपके अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा अभी रिसेंट का लॉ है जिससे लड़कों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अब? अभी जो अमेंडमेंट हुए हैं CRPC हट के, जो भारतीय सुरक्षा वो नया है कुछ लॉ, भारतीय नागरिक संहिता, हाँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो उन्होंने ये नया बनाया है। CRPC था पहले, तो अब उसमें नहीं, सॉरी IPC, ये वाला चेंज कर देना जरा, मैं बहुत वो बोल रहा हूँ शुरुआत से बोलता हूँ मैं। अभी हमारा मतलब क्वेश्चन हो गया आपका, अब मैं आंसर करता हूँ। अभी जो हमारा आया है IPC में एक नया लॉ जुड़ा है जिसमें कि क्या है कि अगर फॉल्स प्रॉमिस आप करते हो मैरिज के लिए, तो उसमें अगर जो आप फिर मैरिज नहीं करते हो तो फिर 420 में आप बुक हो जाओगे अंडर। तो वो एक नया लॉ है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें मिसयूज़ भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। गर्ल्स कैन मिसयूज इट, क्योंकि अगर जो कंसेंशुअल सेक्स है और उसमें मतलब वो सब चीज़ें हैं कि हाँ मतलब लड़के ने कहीं ना कहीं बोला है कि मैं शादी करूंगा, तो वो लड़की उसे बिल्कुल फ्रेम कर सकती है इसमें। तो इसमें कितना फाइन और कब तक का जेल जुर्माना जो भी होता है फाइन वगैरह तो शायद मुझे लगता है 1-1.5 लाख के आसपास है, लेकिन जेल इसमें ज़्यादा है। जेल इसमें 10-15 साल की जेल है इसमें। तो ऐसे में तो फिर लड़कियों के लिए भी कहीं ना कहीं एक लॉ आना चाहिए कि लड़की ने भी फॉल्स प्रॉमिस किया। हाँ बिल्कुल आना चाहिए, तभी इक्वालिटी आएगी, बिल्कुल होना चाहिए ऐसा लॉ तो। आपके अकॉर्डिंग जो आपने ये अभी रिसेंटली में लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन वाला जो चला हुआ है, करेक्ट, वो 3 months कुछ का है आई गेस। 3 months मतलब 3 months के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। 3 months के लिए तो नहीं, जहाँ तक मैंने पढ़ा था उसका ऐसा होता है कि अगर जो आप रह रहे हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना है, और ब्रेकअप के टाइम पे भी आपको बताना है कि जी अब मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ, और अब रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा आपको। तो मेरे हिसाब से तो मतलब ये जो नया है ये मतलब किसी काम की चीज़ है नहीं है, फालतू की चीज़ है बिल्कुल, क्योंकि माँ बाप बन रही है सरकार, माँ बाप बनने की कोशिश कर रही है एक तरीके से। तो आपके हिसाब से ये नहीं होना चाहिए? हाँ, क्योंकि पर्सनल लिबर्टी का भी काफी ज्यादा इसमें वायलेशन है। हमारा जो संविधान है वो हमें गारंटी करता है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो उसका वायलेशन बहुत ज्यादा है ये। क्योंकि अब एक 2 लोग आपस में रह रहे हैं तो मतलब उन्हें बताना पड़ेगा पब्लिकली एक तरीके से, क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप का जो सर्टिफिकेट होगा जो रजिस्टर्ड होगा, तो रजिस्ट्रार में ऑनलाइन भी होगा, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी आप आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं ये लॉ सही है? इसलिए क्योंकि जैसे वो अब्दुल वाला केस हुआ था या मर्डर केस जितने भी हो रहे थे, वो तो अभी भी हो सकते हैं, इसके बाद भी हो सकते हैं। वो तो केवल उत्तराखंड में लागू करा, वो किसी और स्टेट में जाएंगे फिर करने के लिए। चलिए उत्तराखंड की बात करते हैं। अगर ये चीज उत्तराखंड में ही ना हुई तो क्या आपको ये चीज नहीं लगती कि आगे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? हो सकती है, लेकिन वही है ना, अब वो तो चीट करने वाला कोई आदमी ऐसा है। वैसे तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ, आज के डेट में ना ऐसा होता नहीं है। आज के डेट में मतलब आधार कार्ड है हमारे पास आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर कोई फेक आइडेंटिटी बना के ऐसा कुछ कर रहा है तो बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम पे। अगर पहले की बात होती तो पहले हम मान लेते ठीक है ऐसा हो जाता था, कोई फेक 3-4 मतलब शादी वगैरह कर रहा है, लेकिन आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। आज के टाइम पे फोन है, लोकेशन देख लेते हैं, हैक कर लेते हैं, कितनी चीजें आज के टाइम पे। पर फिर भी कहीं ना कहीं ये एक सेफ्टी पर्पस से भी देखा जाए तो सही है। सेफ्टी पर्पस के लिए सही है, लेकिन लोगों की प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। अब प्राइवेसी के चक्कर में सेफ्टी पर्पस ये तो फिर दिक्कत है। अब वही बात है, अब मेरे लिए तो प्राइवेसी ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर जो सेफ्टी पर्पस आप देखोगे तो ऐसा तो केस मतलब एक का दुग्गा है, ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत हो रहे हैं। अगर आप वो कल देखोगे के दिन बढ़ भी तो सकते हैं ये केसेस। वो तो 420 लोगों के मन के अंदर बढ़ेगी तो लोग करेंगे, वो तो लोग समाज में अब कैसा तो चल मतलब रहा है आप वो इसके चल रहा है। अगेंस्ट है? हाँ बिल्कुल अगेंस्ट हूँ मैं, क्योंकि लोगों की पर्सनल लिबर्टी ब्रीच हो रही है इसमें। पर्सनल लिबर्टी जैसे आपने कहा, उसके अकॉर्डिंग कोई सेक्शन या कोई एक्ट ऐसा आप जो शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ?
हाँ बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन सबको में है पता होना आर्टिकल चाहिए। 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है कि हमारी पर्सनल लिबर्टी कोई ब्रीच नहीं कर सकता। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, अगर जो हमें लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए पहले रजिस्ट्रार को बताना पड़ रहा है, फिर ब्रेकअप के टाइम बताना पड़ रहा है, तो पूरी तरीके से वो है, हमारा हनन है। और बल्कि यहाँ पे भी काम इतना फालतू का बढ़ जाएगा, यहाँ लोग आके रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर ब्रेकअप का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, मतलब फिर रजिस्ट्रार के पास यही काम है कि वो लिव इन वालों के लेखा जोखा रखे, कौन कौन लोग लिव इन में है, कौन कौन नहीं है, बस यही रखे अब सरकार के अगर काम ये के लिए। सब चीजें नहीं होंगी तो फिर इससे तो दिक्कतें और बढ़ जाएंगी ना, कि लोग ऐसे रहेंगे और सोसाइटी में गलत मैसेज जाएगा, या एक गलत जो यूथ है वो अभी गलत डायरेक्शन में चलेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री हो गया, इसको वो करा है, स्ट्रक डाउन करा है। पहले हमारा क्या था, एडल्ट्री पनिशेबल ऑफेंस था, तो अभी इसे स्ट्रक डाउन करा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्यों करा, वो इसलिए करा क्योंकि यहाँ भी पर्सनल लिबर्टी थी उस आदमी की, यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी थी उस औरत आदमी की कि वो रह सकते हैं, इसलिए उन्हें अलाउ कर दिया, अलाउ ही करा एक तरीके से। जब पनिशमेंट नहीं है तो फिर अलाउ है वो एक तरीके से। तो यहाँ पे भी वो खैर लिव इन में मना दो नहीं कर रहे रहने से, बस बोलना रजिस्ट्रेशन करवाओ। तो वो एक तरीके से ऐसा है कि मतलब ठीक नहीं है, लोगों की प्राइवेसी काफी ज्यादा मैटर करती है, और वो ठीक नहीं है ब्रीच करना मेरे अकॉर्डिंग तो। थैंक यू सो मच गोयल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ा, आपने इतने सारे नॉलेज हमारे साथ शेयर किए। विश यू ऑल द गुड लक फॉर योर फ्यूचर बिल्कुल, thank एंड you, thank you. अहेड। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम।